हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। और आगे है एक और वीडियो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल पे। आपको पता है पहले मैंने एक वीडियो की थी, गेस्ट को बुला के की थी। उसमें हमने सारे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वीज़ा ऑन अराइवल की, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिस्कस किया था। लेकिन वो वीडियो और ये वीडियो आज की अलग है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इसमें कुछ इश्यूज सामने निकल के आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। और मैं वियतनाम के भी जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं आजकल डाल रहा हूँ, तो ज़रूर देखें उनको, अभी इन्फॉर्मेटिव है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एक सिनेरियो हमारे पास आता है। ये जो लेडी हैं इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया था और ये फॉरेनर है, इंडियन नहीं है, इंडियन नेशनल नहीं है। अब आपको पता है वीज़ा ऑन अराइवल इंडिया के केस में 15 दिन का है, घटा दिया था, 15 दिन का ही है। ओके, पर इनके केस में 30 डेज़ का था, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ में तो यह है कि वीज़ा फ्री भी है थाईलैंड। तो बात यह है यहाँ पे कि हुआ ये कि इनकी फ़्लाइट थी डॉन म्यूंग एयरपोर्ट की। तो डॉन म्यूंग एयरपोर्ट ये पहुँच जाती है। अब ये जाती हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए। जब इमिग्रेशन क्लियरेंस में ये जाती हैं तो अपना पासपोर्ट पकड़ाती हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर देख के स्टैंप लगा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेग्लिजेंस थी इमिग्रेशन ऑफिसर के पार्ट पे। उसने ये नहीं देखा कि कितने दिनों का वो वीज़ा लगा रहा है। तो उनका जो वीज़ा ऑन अराइवल था, आप फंसेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए अप्रूव हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज 30 डेज़ को उनका मिलना चाहिए था। यहाँ इंडियंस जाते तो 15 दिन का मिलना चाहिए। तो गलती से इमिग्रेशन ऑफिसर की केयरलेसनेस की वजह से एक दिन की स्टैंप लग गई। जो स्टैंप लगाते हैं ना, वो मोहर लगाते हैं, तो वो गलत लग गई। अब इन्होंने चेक नहीं किया, इन्होंने पासपोर्ट पकड़ लिया कि जी हमारा तो वीज़ा ऑन अराइवल लग गया, स्टैंप लग गई, अब चलो। इमिग्रेशन क्लियर कर लिया इन्होंने, क्रॉस कर लिया इमिग्रेशन। बाद में ये अभी एयरपोर्ट पे ही थी जब इन्होंने रियलाइज़ किया, नहीं एयरपोर्ट छोड़ चुकी थी, ये सिटी में चली गई थी और रास्ते में इन्होंने कहीं पासपोर्ट उठा के देखा होगा, स्टैम्प देखी तो देखा कि एक दिन की लगी हुई है। इन्हें आप इनका जो डिटेल्स हैं, पासपोर्ट की जो स्टैंपिंग है वो भी देख लो, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में हुआ है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पर देख लो। और ये वापस फिर एयरपोर्ट आई और एयरपोर्ट पे आके इनको काफ़ी जद्दोजहद करके जो है कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया इन्होंने, फिर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को किया। फिर बाद में इनका जो स्टैंप था वो राइट जो स्टैंप है, मतलब 30 डेज़ की, वो लगाई गई। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, पहले सिनेरियो के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल की अगर बात करूँ या किसी भी वीज़ा की बात करें, स्टिकर वीज़ा की बात कर लीजिए आप, ठीक है, उसमें भी एयरपोर्ट पर स्टैंप तो लगती है इमिग्रेशन की, तो दैट यू हैव यूज्ड योर स्टिकर वीज़ा। पर वीज़ा ऑन अराइवल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें अगर किसी ने गलत स्टैंप लगा दी उल्टी सीधी तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या है कि एयरपोर्ट पे जब भी आप इमिग्रेशन क्लियर करने लगे हैं, आपका पासपोर्ट वापस स्टैंप लग के मिल जाता है, तो आपको चेक करना है कि वो जो स्टैंपिंग है किस डेट से किस डेट तक की है। 15 दिन की है, इंडिया के केस में 15 दिन की है या नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ इस बात से, क्योंकि यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पूरा एक दिन उनका जो है वेस्ट हो गया सिर्फ इस चीज़ में, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर की गलती की वजह से और इनके ना चेक करने की गलती की वजह से जो है यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। ओके, ये तो रहा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला है, उससे पहले मैं दूसरा सिनेरियो डिस्कस करूँ, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि मुझे ना काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो फ़ोटो का साइज़ होता है वो क्या होता है। तो यार वो फ़ोटो का जो साइज़ है 4x6 सेंटीमीटर्स का होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए बिकॉज कुछ आर्टिकल्स, वो भी देख लो आप, वो भी देख लो स्क्रीन पे, कुछ आर्टिकल्स ये कह देते हैं कि 3x4x5 सेंटीमीटर की जो है स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत है। वो होता है बेसिकली स्टिकर वीज़ा के लिए, लेकिन वो गलत जो है स्पेसिफाइड है इन साइट्स पे। जो एक्चुअल साइज़ है बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार जा रहे हैं, तो 4x6 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त, और विद वाइट बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई फोटो है, रीसेंट फोटो हो, विदिन 6 मंथ्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी 2 साल पुरानी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं, या अपलोड नहीं मतलब आप लेके जा रहे हैं साथ में, क्योंकि आपको फॉर्म भर के उस पर लगाना होता है, चिपकानी होती है फोटो, राइट। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब मैं दूसरे सिनेरियो पे एक्चुअली आता हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये फॉरेनर हैं जो कि वियतनाम में रहते हैं, वहाँ काफ़ी टाइम से, सालों से रहते हैं। तो 2015 में इन्होंने कहीं थाईलैंड विजिट किया होगा। तो ये थाईलैंड गए, 4 दिनों के लिए गए, लेकिन कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से इनको वापस लौट के आना पड़ा वियतनाम। तो अब क्या हुआ कि ये 7-8 साल के बाद दोबारा जो है इन्होंने विजिट किया थाईलैंड। और जैसे ही बेसिकली जब फ्लाइट बोर्ड करने लगे, इमिग्रेशन की तो दूर की बात है, जब ये फ्लाइट बोर्ड करने लगे
तो एयरलाइन ने चेक किया कि ये ब्लैक लिस्टेड है। अब ब्लैक लिस्टेड क्यों है ये? क्योंकि इनका कसूर नहीं था इसमें, ये ब्लैक लिस्टेड नहीं थे, इनके नाम से कोई और बंदा था जो ब्लैक लिस्टेड था। तो एयरलाइंस को यहां गलती लगी। अब हैरानी की बात यह है, मेरे लिए भी हैरानी की बात है, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज की, एयरलाइंस के पास वीजा का रिकॉर्ड कहां से आया, ये पासपोर्ट का रिकॉर्ड किसी बंदे का कैसे आया? हो सकता है कुछ एयरलाइंस के पास ऐसे प्रोविजंस हो, बिकॉज यूजुअली बोर्डिंग आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई और रीजन हो, बोर्डिंग आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप जाएंगे, फ्लाई करेंगे, जब आप इमिग्रेशन पे जाएंगे वहां चक्कर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स में इमिग्रेशन की तरफ से ऐसा कुछ था कि शायद इनका नाम, इनका पासपोर्ट नंबर डाल दिया गया और ब्लैकलिस्ट किसी और को करना था। इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई। और हैरानी की बात है, एयरलाइन रोक रहा है, और अगर एयरलाइन रोक रहा है और अगर डिनाई करता है बोर्डिंग, तो उनका फर्ज भी बनता है एयरलाइन का उनको वापस भेजें फ्लाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इन्होंने पता नहीं क्या किया आगे उसके लिए। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को भी कॉन्टैक्ट किया थाईलैंड में। 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक कोई जवाब उनका नहीं आया, बल्कि आया ही नहीं उनका जवाब। अब इस सिनेरियो में, इन केसेस में क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आपका कसूर नहीं है, आपको ब्लैक लिस्टेड शो किया जा रहा है क्योंकि आपका नाम किसी और के नाम के साथ मैच करता था, किसी और को करना था ब्लैक लिस्ट, आपको कर दिया, क्या क्या करना चाहिए आगे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो स्टोरी ये है कि इनके पास जो था पुराना पासपोर्ट भी नहीं था। ठीक है, इनके 2 पासपोर्ट थे, एक पुराना एक नया। पुराने पासपोर्ट पे जब इन्होंने लास्ट विजिट किया था थाईलैंड इन 2015, उसकी स्टैंप लगी हुई थी। ठीक है, वो इन्होंने कैरी नहीं किया। अब इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आपको एंटरटेन करें, आपकी बात का जवाब भी दें। ठीक है, ये कर सकते हो, आपके लोकल कॉन्सुलेट में जाके बात कर सकते हो, लेकिन कॉन्सुलेट भी तभी जवाब देता है, उन केसेस में जवाब देता है जब मान लीजिए आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं, कोई ऑफिशियल विजिट से जा रहे हैं, किसी सोशल कॉज से जा रहे हैं किसी कंट्री में, या कोई कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, कोई ट्रिप करने जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हो, वहाँ पे ठीक है कि 1 मिनट के लिए जो कॉन्सुलेट होता है आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लेगा या आपके इशू को एंटरटेन कर लेगा जनरली, पर वो भी जवाब नहीं देते। तो बेसिकली आपको करना पहला तो चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, बोर्डिंग कैसे डिनाई करती है लाइन है यार, मुझे भी यकीन नहीं हुआ इस बात का। फिर उसके बाद आपको पहली चीज़ करनी चाहिए कि आप जो एयरलाइंस का जो टिकट काउंटर है वहाँ जाएं, वहाँ जाके अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कराएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर वहाँ पे उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज उनके रिकॉर्ड्स में अगर ये आ रहा है कहीं कि आपका जो वीज़ा है या तो एक्सपायर्ड है, या आप डिपोर्टेड थे, या आपको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, तो उस केस के अंदर आपको सेकेंडली आपको कॉन्टैक्ट करना है इमिग्रेशन ऑफिस को। ठीक है, अब इमिग्रेशन ऑफिस भी अगर जवाब नहीं देता है या कॉन्सुलेट भी जवाब नहीं देता है, उस केस के अंदर आपको इमिग्रेशन लॉयर को हायर करना पड़ेगा उस कंट्री के अंदर, मतलब थाईलैंड के अंदर आपको हायर करना पड़ सकता है उस केस के अंदर, या किसी भी कंट्री की हो बात फॉर दैट मैटर। तो इमिग्रेशन लॉयर को आपको केस अपना बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। अगर ऐसी चीज़ पीछे से हो गई है, इसका कोई हल नहीं है, इमिग्रेशन ऑफिशियल ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि इनके पास अपना पुराना पासपोर्ट ही नहीं था। तो अगर पुराना पासपोर्ट ये कैरी नहीं कर रहे, जिसके अंदर पुरानी स्टेप्स लगी, अगर उन्होंने देखना है भाई, अगर ब्लैक लिस्टिंग का केस होता है, इट्स अ सीरियस केस, ठीक है ना, तो वो पूरी डिटेल्स आपकी चेक करेंगे। और लोग ये गलती करते हैं, लोग नया पासपोर्ट लेके चले जाते हैं, पुराना घर पे छोड़ देते हैं। तो अगर उन्होंने एयरलाइन से मदद मांगी इस चीज़ के लिए, वो नहीं कर पाए। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को उन्होंने कांटेक्ट किया, चलो वो बात अलग है, ये लोग इतनी जल्दी से जवाब देते भी नहीं है, इनफिशिएंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ इन्होंने कॉन्सुलेट को भी कांटेक्ट किया, कोई मदद नहीं मिली। आई एम श्योर कि उन्होंने सारे जो पासपोर्ट की अपनी डिटेल्स है, दोनों पासपोर्ट की भेजी होंगी उनको। लेकिन उस वक्त जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास उनका पुराना पासपोर्ट नहीं था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर ट्रिप के, जब भी मैं कोई ट्रिप करता हूँ इंटरनेशनल, मेरा पुराना पासपोर्ट मेरे नए पासपोर्ट के साथ अटैच होता है। उसे मैं प्रॉपरली बांध के लेके जाता हूँ उसको, ताकि एक रिकॉर्ड देने के लिए अगर कोई इशू आ जाए तो मैं उनको बता सकूँ, ठीक है ना। तो गाइज इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये था स्टोरी का मतलब, जो सार है इसका, ठीक है। टू समराइज दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेने जा रहे हैं, स्टैंपिंग सिर्फ आपके पासपोर्ट पे होती है, तो डेट्स आपको चेक करनी है बिफोर यू क्लियर द इमिग्रेशन गेट, है ना। खोल देते हैं ना रास्ता आपके लिए जब इमिग्रेशन हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पुराना पासपोर्ट नया पासपोर्ट लेके जाएं, और ऐसा कोई इशू आ जाए तो उसमें एयरलाइंस को पहले कांटेक्ट करें, कोई मदद नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप इमिग्रेशन ऑफिस को कांटेक्ट करें, कोई मदद नहीं मिलती, कॉन्सुलेट को करें, कोई मदद नहीं मिलती, तो क्या करना है, इमिग्रेशन लॉयर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स अ सेंसिटिव थिंग कि आपको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है।
तो इमिग्रेशन लॉयर को तो आपको डालना ही पड़ेगा, चाहे आप दोबारा कभी जिंदगी में थाईलैंड जाएं या ना जाए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड और मैं यही कह सकता हूँ कि आप वियतनाम की जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो भी मेरे चैनल के थ्रू देखें। जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव रखें, आपको अच्छे लगेंगे देख के। ज़्यादा नहीं बोलता, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।